नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आई हैं जो हमारा चर्चा का विषय है, वो उन प्रश्नों का चुनाव किया है। ये प्रैक्टिस है, क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नहीं, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही। इस उद्देश्य के साथ इन प्रश्नों का चुनाव किया गया है। तो आज हमारे साथ आप बने रहिए यूट्यूब पर और हमारे ऐप पर, ये दोनों क्लासेस ऐप और हमारे यूट्यूब पर दोनों पर जाएंगे। और ये जो प्रश्न है बहुत सलीके के साथ सिलेक्ट किए गए हैं जिससे आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले, इस उद्देश्य के साथ। यदि आप एमपी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं और यदि आप बिहार पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एक अन्य जो स्टेट के मित्र उनको जानकारी दे दें कि जो बिहार पीजीटी है उसमें अभी तक था कि बिहार के जो डोमिसाइल व्यक्ति हैं, जो निवास प्रमाण पत्र वाले हैं, वही फॉर्म डाल सकते हैं। मगर आज नया संशोधन हुआ है कि किसी भी स्टेट के कैंडिडेट बिहार में फॉर्म डाल सकते हैं टीचिंग के लिए, टीजीटी पीजीटी में। तो यदि आप किसी भी स्टेट के हैं तो बिहार में फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये आज संशोधन हुआ है। अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऑफिशियल को सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं, तो वहां जानकारी दी गई है। और इसके अलावा यदि आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, एमपी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही हमें देखें, जुड़ें। और हमारे जो सिलेक्शन का रेट है वो लगभग अभी तक 250 मित्र ऐसे हैं जो टीजीटी और पीजीटी में विभिन्न स्टेट और उत्तर प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं बायोलॉजी में। तो आज ही जुड़े। कई सारे ऐसे मित्र हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी कर रहे हैं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी में। तो ये तभी संभव हो पाया है जब हमारा कंटेंट सॉलिड है। देखिए, हवाई बातें अलग होती हैं, कंटेंट की बात अलग होती है। और हम स्वयं कई जगह सिलेक्टेड हैं, तो तभी हम इस आपको भरोसे के साथ कहते हैं कि आपका सिलेक्शन श्योर होगा। तो आप जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आपको जानकारी दे दें, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें। और हमारे जो बैच हैं, एक 699 का है और एक 1199 का है और एक 1099 का है। 699 वाला शॉर्ट टर्म के लिए लगभग 3-4 माह के लिए है। और इसमें भी आपके एमपी वर्ग, इसमें भी आपको सारा एमपी वर्ग की सारी थ्योरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। बिहार का अगर आप पीजीटी दे रहे हैं, चाहे वो जूलॉजी से हो और या फिर बॉटनी से हो आपको। और दूसरा, यदि आप झारखंड का दे रहे हैं तो आज ही हमारे साथ जुड़े। झारखंड पीजीटी जो दे रहे हैं और यूपी अगर टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं तो आज ही आप 699 की, ये शॉर्ट टर्म में 3 से 4 माह वैलिडिटी रहेगी और 1199 वाले की वैलिडिटी लंबे समय तक रहेगी। आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो एमपी वर्ग, बिहार पीजीटी, जूलॉजी और झारखंड पीजीटी और टीजीटी के लिए आज ही जुड़े हमारे साथ। और 1099 का जो बैच है वो हमारे यूपी जीआईसी के लिए है। तो आज ही जुड़े। किसी भी अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल या मैसेज, ये हमारा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। और देखिए, मैं वादा करता हूं कि अगर आप जुड़ेंगे तो यहां आपको सारी की सारी थ्योरी क्लासेस मिलेंगी, सारी थ्योरी क्लासेस मिलेंगी। उसके अलावा प्रैक्टिस एमसीक्यू मिलेंगे, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराएगी, वो सारे वीडियो मिलेंगे, थ्योरी की सारी क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा आपको संडे संडे प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, वो अवेलेबल होगा। रात में डिस्कशन कराया जाता है, वो अवेलेबल होगा। इसके अलावा आपको एक नोट्स की पूरी लाइब्रेरी जिसमें बुक्स आदि सब है, ये सब आपको मिलेगा। तो आज ही जुड़े, अभी जुड़े, तभी आपका सिलेक्शन श्योर हो पाएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन। अधिक जानकारी के लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है, इन ह्यूमन, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इन ह्यूमन एग इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी इन, मानव में अंडाशय से अंडाणु मुक्त होता है। मानव में जब अंडाशय से ओवा बाहर निकलता है, ओवा या एग बाहर निकलता है, तो वो किस स्टेज में होता है? जब आप, एक चीज हमें बता दूं कि जब आप यहाँ देख रहे होते हैं क्या, ऊजिनेसिस, यहाँ एक ऊजिनेसिस ये क्वेश्चन पूछा गया। ऊजिनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ एग, एग यानी अंडाणु का बनना ऊजिनेसिस कहता है, या ओवा फॉर्मेशन, ओवा का निर्माण ऊजिनेसिस कहलाता है। तो ऊजिनेसिस प्राय किससे बनती है या ऊजिनेसिस किससे बनता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जर्म सेल से बनती है। किससे? जर्म सेल से, जिन्हें हम ऊगोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊगोनियम बोलते हैं। ये टूयन होते हैं। कैसे होते हैं? टूयन। और यही स्टेज होती है, वैसे कई स्टेज होती हैं। कौन कौन होती है? पहले होती है
मल्टीप्लिकेशन प्लिकेशन फेस, नंबर 1। नंबर 2 कौन सी होती है? ग्रोथ फेस, ग्रोथ फेस होती है। और नंबर 3 पे क्या होती है? मैचुरेशन फेस, मैचुरेशन फेस। जब oogenesis होती है उसमें 3 अवस्थाएं होती है। मल्टीप्लिकेशन यानी बोल सकते हैं बहुगुणन अवस्था, और ग्रोथ का मतलब वृद्धि अवस्था, मैचुरेशन का मतलब होता है मैच्योर होना। अभी हिंदी तो इतनी अच्छी नहीं है, तो मैचुरेशन स्टेज 3 स्टेज में होता है। अब इन 3 स्टेज में घटित क्या होता है? तो जो ऊगोनियम होता है, थोड़ा सा जगह कम पड़ जाती है, ऊपर ले लेते हैं। जो ऊगोनियम होती है, ऊगोनियम, वो कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड होती है। ऊगोनियम से क्या बनता है? तो ये ग्रोथ फेस में आता है, और प्राइमरी प्राइमरी oocyte बनता है। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी oocyte बनता है। और ये कैसा होता है? ये डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बनता है, प्राइमरी oocyte कैसा होता है? तो प्राइमरी जो oocyte होता है वो हरदम डिप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ होता है मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। और मियोसिस फर्स्ट के बाद क्या बनता है? तो यहां बनता है सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी। हाँ, तो मैं बता रहा था मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट के बाद क्या बनता है? तो सेकेंडरी oocyte बनती है, सेकेंडरी oocyte बनती है, oocyte का निर्माण होता है, जो कि कैसी होती है? हैप्लॉइड। क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में ही क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए ये सेकेंडरी oocyte। और इसी स्टेज में ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी oocyte स्टेज में ही ये ओवा जो होता है वो क्या होता है? लिबरेट होता है या मुक्त होता है। क्या होता है? मुक्त होता है या लिबरेट होता है। तो वही कौन सा आएगा? तो सेकेंडरी oocyte स्टेज में। और प्राइमरी oocyte स्टेज में क्या होता है? अंदर ही रहता है। और प्राइमरी oocyte स्टेज कैसी होती है? तो डिप्लॉइड होती है। कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? 3, द्वितीयक डिंबाणु कोशिका अवस्था। और इसी सेकेंडरी oocyte में ही अगर पूछ दे स्पर्म किस स्टेज में प्रवेश करता है इसमें, तो सेकेंडरी oocyte स्टेज में ही प्रवेश करता है। ध्यान रखिएगा। और सेकेंडरी oocyte स्टेज के बाद कौन सी अवस्था आती है? मैच्योर ओवम हो जाता है, मैच्योर ओवम हो जाता है। ये कहानी थी पूरी। तो ऑप्शन हम तीसरा सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है गिब्बन्स, चिंपैंजी, गोरिल्ला आर ग्रुप्ड इनटू व्हिच ऑफ दीज? गिब्बन, चिंपैंजी, गोरिल्ला को किस समूह में रखा गया है? इनको प्राय किस समूह के अंतर्गत रखा गया है? किस समूह के अंतर्गत रखा गया? किसको किसको? गिब्बन्स, चिंपैंजी, गोरिल्ला को किस समूह में रखा गया? तो पहले इनके अगर हम समूह बोले तो प्रोसोमियंस, प्रोसोमियंस में कौन कौन आते हैं पहले इनके बारे में जान लें, क्योंकि प्रोसोमियंस से यूपी टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन बने हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा हम डिटेल देंगे। प्रोसोमियंस में 3 आते हैं, लिविंग जो है वो 3 आते हैं। टार्सर्स आता है, टार्सर्स आता है, और दूसरे आते हैं लीमर्स, लीमर्स, और तीसरा आता है लॉरियर्स, लॉरिसेस। अब यहां से क्वेश्चन बना हुआ है कि टॉर्सर्स कहां पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन बना है। तो टॉर्सर्स फिलीपींस में पाए जाते हैं, फिलीपींस में पाए जाते हैं, एंड ईस्ट इंडीज में पाए जाते हैं, इंडीज, ईस्ट इंडीज में। लीमर्स कहां पाए जाते हैं? ये भी तो मेडागास्कर में, ये क्वेश्चन बना था, मेडागास्कर। ये क्वेश्चन बना है कि लीमर्स कहां पाए जाते हैं, तो लीमर्स मेडागास्कर में पाए जाते हैं। लॉरिसस कहां पाए जाते हैं? तो ये अफ्रीका, कहां पाए जाते हैं? अफ्रीका। और कहां पाए जाते हैं? एशिया। और कहां पाए जाते हैं? साउथ इंडिया, यहाँ पाए जाते हैं लॉर्सस। तो ये तो बात हो गई कि प्रोसिमियंस में कौन आते हैं? तो प्रोसोमियंस में टॉर्सस आते हैं, लीमर्स आते हैं, और लॉरियर्सस आते हैं। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ बात आती है किसकी? उसने पूछा है गिब्बन, चिंपैंजी और गोरिल्ला, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये प्राय एंथ्रोपॉइड्स के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? एंथ्रोपॉइड्स। तो चूंकि बात ये थोड़ा टार्सस, लीमर्स और लॉरियर्सस इंपॉर्टेंट थे, इसलिए पॉइंट हमने ऐड कर दिया था। तो ये हम यहाँ चूंकि गिब्बन, चिंपैंजी, गोरिल्ला एंथ्रोपॉइड्स के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन 3 को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन चिक
विच वन ऑफ दीज एक्ट एज एम्ब्रियोनिक यूनरी ब्लैडर, निम्नलिखित में कौन चूजे में भ्रूणी मूत्राशय के समान कार्य करता है। इन चूजे में, चूजे का मतलब समझते हैं, मुर्गी का जो बच्चा होता है, यानी अंडा की बात करें वहां, तो जो अंडा स्थिति में होता है एग स्टेज में, एग स्टेज में जो एम्ब्रियो पड़ जाता है, एग में क्या होगा, एम्ब्रियो पड़ जाएगा, तो एम्ब्रियो में जो लेयर्स पाई जाती है वो कौन कौन, तो 4 लेयर्स पाई जाती है, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस और योक्साइक, ये लेयर्स पाई जाती हैं। तो इन लेयर्स में से वो लेयर कौन सी है जो यूनरी ब्लैडर का कार्य करती है। यूनरी ब्लैडर का मतलब है मूत्राशय का कार्य करती है, भ्रूणी मूत्राशय का कार्य करती है, जिसमें जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उस लेयर के अंदर एकत्रित होते हैं, उसका ये कहना है। तो एक एक लेयर, ये चारों लेयर रट लीजिएगा। एग्जाम में आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहा हूँ, चाहे बिहार का दे रहा हूँ, चाहे एमपी वर्क का दे रहा हूँ, चाहे पीएससी का दे रहा हूँ, इंस्टीटेट का दे रहा हूँ, ये एम्ब्रियोलॉजी अगर है तो ये लेयर से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इसलिए इसको रट के दिमाग, खुले दिमाग में रखिएगा। तो एमनियन क्या होता है, ये इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है। ये क्या होती है, इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन है। ये कैसी है, इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है। ये कैसी होती है, इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना। ध्यान रखिएगा कैसे, इंजरी से, बाहरी दबाव से, किससे किससे प्रोटेक्ट करता है, बाहरी शॉक से। जैसे अगर मनुष्य में पूछ दे कि भ्रूण की रक्षा कौन करता है, तो ये एम्नियोन ही करती है। जैसे मान लेते हैं पेट में बच्चा है, आप किसी ने पेट दाब दिया, या कहीं कोई महिला गिर गई, या मान लेते हैं कोई कैजुअलिटी हो गई, तो वो बच्चे में, इसमें लिक्विड भरा रहता है जो बच्चे को बाहरी शॉक या दबाव से बच्चे की रक्षा करती है। तो वो कौन करती है, अगर पूछ दे रक्षा कौन करती है, तो एम्नियोन करती है। ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है, बाय इंजरी से बचाती है, शॉक यानी दबाव से बचाती है। कोरियन, अगर हम बात करें किसकी, कोरियन की, तो कोरियन क्या होता है, आउटर रेस्पिरेशन का कार्य करती है। ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये कैसी मेम्ब्रेन है, आउटर है, और ये प्राय रेस्पिरेशन का कार्य करती है, श्वसन में भाग लेती है। योग साइक क्या है, ये न्यूट्रिशन यानी पोषण का कार्य करता है। किसका कार्य होता है, पोषण का कार्य करता है, कार्य करता है। अब आता है एलेंटॉइस। एलेंटॉइस का क्या क्या है, तो ध्यान रखिएगा, ये क्या होती है, सैक लाइक होती है, पाउच नुमा होती है। ये सैक लाइक होती है, एक पाउच की नुमा होती है। और इसके कार्य क्या है, ये कोरियन के साथ मिलकर, ध्यान रखिएगा, एलेंटोइस कोरियन के साथ मिलाकर एलेंटो कोरियन बनाती है, एलेंटो कोरियन का निर्माण करती है। इसका कार्य क्या है एलेंटोइस का, तो एलेंटोइस का कार्य है रेस्पिरेशन। अगर कोरियन के साथ जुड़ जाती तो किसका काम करती है, श्वसन का कार्य। बहुत कार्य है इसके, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, और क्या करती है, उत्सर्जन, और किसका कार्य करती है, न्यूट्रिशन का भी कार्य करती है। तो इसका ये जो यूनरी ब्लैडर का कार्य कौन कर रहा है, एक्सक्रीशन का, तो वो एलेंटोइस है। कौन है, एलेंटोइस। तो 130 में हम कौन सा सही करेंगे, तो 130 में एलेंटोइस। जो योग साइक का कार्य करती है, सॉरी एम्ब्रियो के यूनरी ब्लैडर का कार्य करती है, वो एलेंटोइस है। हमने चारों के काम बता दिए, एग्जाम में रट के जाइएगा, यहां से क्वेश्चन उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैमल्स सेल विच सिक्रीट डेंटाइन आर, स्तनियों की वो कोशिकाएं जो डेंटाइन का स्राव कर, डेंटाइन क्या होता है, दांत के ऊपर जो आवरण लगा रहता है वो डेंटाइन कहलाता है। तो डेंटाइन का कौन करता है, तो ओडेंटोब्लास्ट करता है। कौन सिक्रीट करता है, तो प्राय डेंटाइन का श्रावण जो करता है वो कौन करता है, तो ओडेंटोब्लास्ट करता है। क्या करता है, ओडेंटोब्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन हार्ट ट्राइकैप्सिड वाल्व इज प्रेजेंट, मानव हृदय में त्रिवल्ली कपाट उपस्थित होते हैं। जो ट्राइकैप्सिड वाल्व होते हैं वो कहाँ स्थित, तो अगर हृदय को फटाफट डायग्राम देख लें, कहीं जगह हमें दिख जाए तो मैं डायग्राम बना दूं। थोड़ा सा ये दिख रही जगह, डायग्राम एक बना देते हैं फटाफट हृदय का। ये हृदय का डायग्राम है, और ये 4 भागों में बटा रहता है। आप ऐसे समझ लीजिएगा, कितने भागों में बटा है, 4 भागों में बटा हुआ है। तो यहाँ ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग हम लेफ्ट ले लेते हैं, लेफ्ट, और ये भाग ले लेते हैं राइट। क्या लेते हैं, राइट। और यहाँ ये आर्किल है, ये क्या है, आर्किल है, और ये क्या है हमारा, वेंट्रिकल है। और ये हमारा आर्किल है,
आर्किल है और ये हमारा वेंट्रिकल है। आर्ट्रियम बोल सकते हैं इसको, आर्किल को आर्ट्रियम भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आर्किल को आर्ट्रियम के भी नाम से जानते हैं, आर्ट्रियम, ऐसे लिख लो, वेंट्रिकल। अब यहाँ जो लेफ्ट आर्किल होता है, कौन सा होता है, जो लेफ्ट आर्किल होता है, ध्यान रखिएगा, जो लेफ्ट आर्किल होता है और राइट आर्किल होता है, तो वहां उसने पूछा है कि कहाँ पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ एक हम थोड़ा पेन कलर चेंज कर दें, यहाँ 3 वाल्व पाए जाते हैं, 1 2 3, और यहाँ 2 वाल्व पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ कितने, 3 वाल्व। तो इन 3 वाल्वों को हम किस नाम से जानते हैं, तो इन वाल्वों को हम ट्राइकस्पिड कस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं, और इन 2 वाल्व को हम प्राय बाइकस्पिड कस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। ये वाई कास्पिड वाल्व, इन्हों मिट्रल वाल्व के भी नाम से जानते हैं, मिट्रल वाल्व के भी नाम से जानते हैं। तो उसने पूछा जो ट्राइकस्पिड, इन ह्यूमन हार्ट ट्राइकस्पिड वाल्व इज प्रेजेंट, तो किधर पाए जाते हैं, तो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के पास, तो बिटवीन राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, कहाँ पाए जा रहे हैं, यहाँ राइट आर्किल और राइट वेंट्रिकल के बीचों बीच पाया जा रहा है, तो ऑप्शन हम दूसरा सही करेंगे, दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य में। बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य में कौन पाए जाते हैं, तो बाई कस्पिड वाल्व पाए जाते हैं, कौन पाया जाता है, बाई कस्पिड, और इसमें कौन से पाए जाते हैं, जिसको हमने सही किया, इसको पाए जाते हैं ट्राई कस्पिड वाल्व, क्या पाए जाते हैं, ट्राई कस्पिड वाल्व। हमारे सर के पीछे देख लीजिएगा, यहाँ बाइकस्पिड और यहाँ, सॉरी, यहाँ ट्राइकस्पिड और ऊपर वाले में बाइकस्पिड, तो हम ऑप्शन 2 को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ दीज लेक ऑफ इंडिया द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क लोकेटेड, भारत की कौन सी झील विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, बताएंगे आप, तो कौन सा है, बताएंगे आप। तो देखिए, डल लेक कहाँ है, डल झील कहाँ है, ये तो कश्मीर में है, ये तो आप सब जानते हैं, डल लेक कहाँ है, कश्मीर में है। अच्छा, और सिलोक कहाँ है, शिलोक, तो ये प्राय कहाँ है, ये नागालैंड में है, कहाँ है, नागालैंड में है, कौन, शिलोक झील जो है नागालैंड, और ये पकाई पहाड़ी के बीचों बीच है, कौन सी पहाड़ी है, पकाई पहाड़ी के बीचों बीच स्थित है शिलोक लेक, कौन सी लेक है, शिलोक लेक, नागालैंड। तो कहा, नागालैंड के पकाई पहाड़ियों के बीच में शिलोई लेक देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा ये। और लेक आप तासो मागो कहाँ झील देखने को मिलती है, तो तासो मागो झील ईस्ट सिक्किम में देखने को मिलती है, ईस्ट जो सिक्किम है वहां देखने को मिलती है इस। और लोकताक लेक कहाँ देखने को मिलती है, लोकताक लेक जो है वो मणिपुर में देखने को मिलती है, कहाँ, मणिपुर में देखने को मिलती है, और यही तैरती हुई, ध्यान रखिए, तैरती हुई झील है, कौन, ये तो ऑप्शन 4 करेंगे, लोकतक झील जो है ये तैरती हुई झील है, तो ऑप्शन हम क्या सही करेंगे, तो ऑप्शन 4 को हम प्राय सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लास्टुला फॉर्म इन ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन, मनुष्य में परिवर्धन के दौरान बनने वाले कोरक को कहते हैं, तो उसको प्राय हम ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन 1 को सही करेंगे। सीलोब्लास्टुला किस में पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बनता है, सीलोब्लास्टुला किस में पाया जाता है, तो इकाइनोडर्मेटा कहाँ देखने को मिलता है, इकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलता है, और किस में देखने को मिलता है, एम्फियोक्सस में, एम्फियोक्सस में देखने को मिलता है। स्टेरोब्लास्टुला भी पूछ देता है कभी कभी, कहाँ देखने को मिलता है, किन जीवों में स्टेरोब्लास्टुला, तो ये प्राय एनिलिडा में देखने को मिलता है, और मोलस्का में भी देखने को मिलता है, और डिस्कोब्लास्टुला किसमें, तो रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में एंड फिशेस में देखने को मिलता है, कौन, डिस्कोब्लास्टुला।
तो यहाँ हमारा जो पूछा है वो ब्लास्टोसिस्ट पहला नंबर सही होगा और ये 3 से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे, वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टीचिंग फॉर इन C2 सॉरी फिर से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक फॉर इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता की स्वस्थानीय संरक्षण तकनीक नहीं है? तो वो प्राय बोटेनिकल गार्डन है। वो कौन है? वनस्पति उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है पीनियल ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन काल। जो पीनियल ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बताइएगा। जो पीनियल ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो पीनियल से जो हार्मोन्स होते हैं वो कौन कौन सिक्रीट होते हैं? तो पीनियल से एक कौन सा होता है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन सिक्रीट होता है। दूसरा हार्मोन कौन सिक्रीट होता है? तो सेराटोनिन। सेराटोनिन सिक्रीट होता है। तीसरा कौन सा सिक्रीट होता है? एड्रीनल ग्लोमेरुलोट्रोपिन। एड्रीनल ग्लोमेरुलोट्रोपिन हार्मोन। ये 3 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। इन 3 हार्मोनों में से कौन सा हार्मोन दिया है? तो मेलाटोनिन दिया है, तो इसी को हम सही करेंगे। तीसरा 3 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो उसमें उसने ऑप्शन में मेलाटोनिन दिया सिक्रीट। और ये ऑक्सीटोसिन और वाइसोप्रेसिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये कहाँ से सिक्रीट होते हैं? तो ये प्राय पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर भाग से सिक्रीट होते हैं ऑक्सीटोसिन और वाइसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन से क्वेश्चन बनता है। ऑक्सीटोसिन को क्या बोलते हैं? तो प्राय हम मैच्योरिटी हार्मोन्स बोलते हैं, मिल्क एजाकुलेटरी हार्मोन्स बोलते हैं। ये बच्चे को पैदा समय जो गर्भाशय को फैलाने में और बोन्स को फैलाने में मदद करता है ऑक्सीटोसिन। वाइसोप्रेसिन को क्या बोलते हैं? एडीएच के नाम से जानते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स बोलते हैं। जो डीसीटी भाग होता है, डिजिटल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, जो नेफ्रॉन पढ़ेंगे जब आप, तो नेफ्रॉन में डिजिटल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल जो होती है वहां से ये वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है। रीअब्सॉर्ब करता है कौन? वाइसोप्रेसिन। ध्यान रखिएगा, क्या कौन करता है? वाइसोप्रेसिन। और थायरोक्सिन किससे? थायराइड से सिक्रीट होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ 3 सही होगा और बकाया आपको एडिशनल जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंस्ट्रक्टिंग पाई डायग्राम द एरिया ऑफ सर्किल इज कैलकुलेटेड बाय। वृत्त चित्र, पाई चित्र बनाने के लिए वृत्त के क्षेत्रफल की गणना की जाती है। ये आपका जो क्वेश्चन है वो स्टैटिक्स से है। कैसे? स्टैटिक्स से। तो ऑप्शन होगा 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर द्वारा, तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन किडनी रेनिन रिलीज्ड मेनली बाय। ये क्वेश्चन पीजीटी में, यूपी पीजीटी में भी बना हुआ क्वेश्चन है कि मनुष्य के वृक्कों में रेनिन मुख्यतः किसके द्वारा निर्मोचित किया जाता है? तो प्राय रेनिन जो किया जाता है जक्स्टाग्लोमुलर सेल के द्वारा। जक्स्टाग्लोमुलर सेल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जक्स्टाग्लोमुलर सेल के द्वारा प्राय रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी यूटिलाइज ड्यूरिंग व्हिच स्टेज द केल्विन साइकिल। केल्विन चक्र में कौन से चरण में एटीपी का उपयोग होता है? तो कौन से चरण में होता है? तो देखिएगा केल्विन चक्र को किसके नाम से जानते हैं? केल्विन चक्र को प्राय हम डार्क रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। डार्क रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। और किसके नाम से जानते हैं? C3 साइकिल के भी नाम से जानते हैं। और किसके नाम से जानते हैं? तो रिडक्टिव पेंटोज फास्फेट के भी नाम से जानते हैं। रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट के भी नाम से जानते हैं। बहुत नाम है केल्विन के, सॉरी कहाँ पहुंच गया। हाँ, और किसके नाम से जानते हैं? और इसको प्राय किसके नाम से जानते हैं? तो ब्लैक मैन रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। ब्लैक मैन रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। इतने नाम है। C3 की साइकिल क्यों कहते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, क्योंकि इसका जो होता है 3PGA फर्स्ट स्टेबलिट होता है, यानी 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो इसीलिए, और ये कैसा होता है? C3 कंपाउंड होता है, तो ये 3 कार्बन वाला होता है, इसीलिए इसे C3 साइकिल के नाम से जानते हैं। C3 साइकिल जो होती है ये कंप्लीटली एंजाइमेटिक रिएक्शन है।
कैसी है? ये तो पूरी की पूरी एंजाइमेटिक, पूरी की पूरी एंजाइम पर निर्भर करती है। इसकी क्रिया होने के लिए 3 चरण होते हैं, रीजनरेशन और कार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन। 3 चरण होते हैं। ध्यान रखिएगा कौन-कौन से होते हैं, तो हमने आपको बता दिया। रीजनरेशन और रीजनरेशन में क्या होता है? रीजनरेशन में तो आरयूबीपी रिबोन्यूक्लिक बाइफॉस्फेट का रीजनरेट होता है, पुनः बनता है, जिससे वो नष्ट ना हो। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन में प्राय 3 पीजीए बनते हैं। कैसे? आरयूबीपी प्लस CO2 और क्या लगता है यहाँ रोबिस्को एंजाइम काम करता है, रोबिस्को एंजाइम काम करता है और बना लेता है 3 पीजीए। और रिडक्शन में क्या होता है? जो रिडक्शन होता है वो जो ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोलिसिस जो होती है उसका रिवर्स होता है। उल्टा ग्लाइकोलिसिस अगर आप चला देंगे तो ये रिडक्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ उसने पूछा है किस स्टेप में एटीपी का उपयोग होता है, एटीपी का उपयोग होता है, तो प्राय रीजनरेशन और रिडक्शन दोनों में होता है, तो ऑप्शन 4 सही होगा। क्या होता है? ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। रीजनरेशन में ध्यान रखिएगा, रीजनरेशन में कितनी एटीपी लगती है? रीजनरेशन में केवल 1 एटीपी यूज होती है। और ध्यान रखिएगा, और 0 NADPH यूज होती है, NADPH 0 मतलब कोई NADPH नहीं। कार्बोक्सिलेशन में अगर बात करें, कार्बोक्सिलेशन में अगर बात करें तो 0 ना एटीपी और ना NADPH। और इसमें रिडक्शन में कितना यूज होती है? तो 2 एटीपी यूज होती हैं। कितनी एटीपी यूज होती हैं? 2 एटीपी यूज होती हैं और 2 NADP यूज होती हैं। तो ये दो यहाँ तो दोनों में यूज होती हैं। तो किसमें किसमें? नंबर 1 रीजनरेशन, रिडक्शन, कार्बोक्सिलेशन में 0। तो ऑप्शन हम क्या सही करेंगे? चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, species with high frequency, high growth rates and small body size are typically उच्च उर्वरता, उच्च वृद्धि दर और छोटे शरीर के आकार वाली प्रजातियां आमतौर पर होती हैं, तो उन्हें आर चयनित प्रजातियां या आर सिलेक्टेड स्पीसीज के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन 4 को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वॉल्यूम of air expired during normal respiration is called सामान्य श्वसन के दौरान निश्वसित और निश्वासित वायु आयतन कहलाता है, तो उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम की मात्रा कितनी होती है? तो ये प्राय 500 ml होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है टाइडल वॉल्यूम की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो वो प्राय होती है 500 ml। फिर आता है टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है और वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है। तो इस तरह से तो वाइटल अगर कैपेसिटी कभी पूछता है तो 4600 होती है। वाइटल कैपेसिटी जो होती है 4600 ml होती है ये। और आप जो टोटल लंग कैपेसिटी अगर आपसे कभी पूछता है तो टोटल लंग कैपेसिटी 5800 ml होती है। इसको भी ध्यान रखिएगा। इंस्पायरेटरी अगर कैपेसिटी पूछता है तो ये होती है 3500 ml। आप वीडियो हमारे देखेंगे तो सब आपको वहां डिस्क्राइब किया गया है, फार्मूले बताए गए हैं किस आधार पर किया गया है। अब यहाँ ज्यादा डिटेल देंगे तो पूरी क्लास यही हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीआर्च वैस्कुलर बंडल आर यूजुअली फाउंड इन बई आदि दारुक संवहन पूल सामान्यता पाए जाते हैं, तो एक बीजपत्री जड़ में देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं? तो एक बीजपत्री जड़ में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय प्लेसेंटा? निम्न में कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होता है? प्राय कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होता है? तो ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटो मेमोट्रोपिन जो हार्मोन होता है ये प्राय प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होता है। ये तो ऑप्शन 4 को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट an ovule where the embryo sac become horseshoe shaped and the funculus and micropyle are close to each other? निम्नलिखित में कौन बीजांड का प्रतिनिधित्व करता है? वह भ्रूण कोश घोड़े के नाल के आकार की हो जाती है और
फ्यूनिकल माइक्रोपाइल एक दूसरे के करीब होते हैं। तो अब यहाँ देख लेते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एम्फीट्रोपस। क्या होगा? एम्फीट्रोपस। और एम्फीट्रोपस जो होता है, एम्फी माने होता है बोथ, एम्फी माने होता है बोथ, एम्फीट्रोपस। ये देखने को कहाँ मिलता है? और ये हॉर्स शू शेप्ड होता है, और एग्जाम पूछ देता, देखने को कहाँ मिलता है? ये पैपावेरेसी फैमिली, पैपावेरेसी फैमिली यानी अफीम वाली फैमिली है, जिसे हम पैपावेरेसी फैमिली के नाम से जानते हैं। और दूसरी किस फैमिली में? एलिसिमिएसी फैमिली में, एलिसमेसी फैमिली में। और किसमें? बूटोमैसी फैमिली में, बूटोमैसी फैमिली में। तो आपके एग्जाम में ये पैपावेरेसी पूछी जाती है, ये दोनों फैमिलियां नहीं पूछी जाती, जो कि आउट ऑफ सिलेबस है। तो चूंकि एग्जाम में आपका बना, तो हम इसलिए सरसिनोट्रोपस क्या होता है? सरसिनोट्रोपस अक्सर पूछा जाता है, किस में पाया जाता है? तो ये अपुंसिया में। याद रखिएगा, अपुंसिया का मतलब नागफनी में देखने को मिलती है। और एनाट्रोपस की अगर बात करें, ध्यान रखिएगा, एनाट्रोपस जो है मोस्ट कॉमन फैमिली, मोस्ट कॉमन फैमिलियों में देखने को मिलता है। कौन? एनाट्रोपस। तो ऑप्शन यहाँ हम क्या सही करेंगे? तो ऑप्शन ए सही करेंगे। हार्स शू शेप्ड होता है। क्या होता है? हार्स शू शेप्ड होता है। कौन सा? हेमी जो एम्फीट्रोपस होता है वो हार्स शू शेप्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोड क्या होता है? बहुलक क्या होता है? बहुलक का मतलब बार बार आना। बहुलक का मतलब क्या होता है? बहुलक ही नाम है तो बार बार आना। तो डाटा सेट का सर्वाधिक बार उपस्थित चर का मान बहुलक कहलाता है। तो ऑप्शन 2 को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस काल बारंबारता बटन के आलेखी निरूपण को कहा जाता है। तो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ए फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे प्रायः हम किसके नाम से जानते हैं? तो उसे प्रायः हम हिस्टोग्राम के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन 4 को सही कर देंगे। और ये 2 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा थे, तो उनको भी हमने शामिल कर लिया था। कुछ स्टेट में पेडोगॉजी से क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसलिए रख लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, निम्नलिखित में से कौन सा निर्मित वाद का प्रकार नहीं है? तो ए 149 का सही करेंगे। 2 पशु निर्मित वाद। दूसरा 150, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द काइंड ऑफ लर्निंग गिवन बाय द ऑशुबेल मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, निम्नलिखित में कौन सा ऑशुबेल द्वारा पद्धत आधुनिक संज्ञात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले अधिगम सिद्धांत का प्रकार नहीं है? तो वो क्या है? तो वो है प्रायः कौन सा? अवलोकनात्मक अधिगम यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो इस प्रकार से हमने 150 क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर चल रहे थे, वो आज हमने पूरी कर दी है। तो ये 150 क्वेश्चन की सीरीज पूरी होती है। अब जो नई वीडियो आएंगे, तो फिर कोई ना कोई एक क्वेश्चन का अच्छा सेट, थोड़ी सी मेहनत लगती है और उसको देखेंगे, तो एक नए सेट को फिर शुरू करेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो आज ही जुड़े, आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड करें, साइन अप करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।